हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, नीट के इस वीडियो में, नीट सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल्स जो मैं करवा रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स corresponding to Lyman and Balmer series in hydrogen spectrum is। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है? देखो हमारे पास अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो एनर्जी वाली वेव नंबर की बात करूं तो वेव नंबर यानी कि 1/λ, ये एक्चुअल में क्या है? ये तो फ्रीक्वेंसी है, इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो 1/λ है ना। हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा अगर मैक्सिमम हो तो इसका मतलब 1/λ जो कि फ्रीक्वेंसी है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल अगर मिनिमम होगा तो ही लैम्डा मैक्सिमम हो सकता है। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अगर लैम्डा मैक्सिमम होना पड़ेगा, कैसे? ये वैल्यू मैक्सिमम हम कैसे कर सकते? ताकि ये तो डिनोमिनेटर में है ना, इसके रेसिप्रोकल को अगर मैं मिनिमम करूं तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये जो टोटल है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन केस ऑफ लाइमन सीरीज लैम्डा एल? इस केस में क्या हो सकती है? आर। लाइमन सीरीज में क्या होता है? लाइमन पहला वाला सीरीज है ना, सो 1/1 स्क्वायर। और इसका मिनिमम क्या हो सकते हैं? N2 मिनिमम क्या हो सकता है? 1 यानी कि 2 हो सकता है। ठीक है, लाइमन सीरीज कैसे आती है? इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे, स्टेट n इक्वल्स टू 1 पे आ रही है, कहीं से भी आ रही है, n इक्वल्स टू 2 से, n इक्वल्स टू 3 से, ठीक है, 4 से, 5 से, ये सारे किस में रही है? 1 पे। तो 1 का मिनिमम और क्या हो सकता है? जस्ट ये वाला, इसके ऊपर वाला तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हो सकता है। बामर सीरीज में क्या हो रहा था? बामर सीरीज यानी कि सेकेंड वाली सीरीज, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पे आ रही थी। ठीक है, 3 से 3 से आ रही है, 4 से आ रही है, 5 से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, लेकिन आ रही है किस पे? n इक्वल्स टू 2 पे। तो फिर से इसका मिनिमम क्या होगा? 3 होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए 1/n1 स्क्वायर के जगह पे, ये तो लाइमन में 1 ही होता है, और n2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, जस्ट इमीडिएट इसका कौन सा है? 2 है। ठीक है, सॉल्व करो। 1/λl इक्वल्स टू r 1 माइनस 1/4। सो ये क्या आ जाएगा? 3/3r/4। और λl इक्वल्स टू 4/3r। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर बामर सीरीज के लिए मैं सॉल्व करूं, 1/λb इक्वल्स टू कितनी आती? लेट मी रिमूव ऑल दिस। ये कितनी आएगी? r इंटू 1/n1। n1 लैम्डा के केस में, अच्छा लिख देता हूं पहले, n1 लैम्डा के केस में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले पे ही आ रही है, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा है? 3 है। ठीक है, सो 3 की स्क्वायर। समझ में आ गई बात? 1/λb विल बी r 1/4 माइनस 1/9, यानी कि कितना आ जाएगा? 36 एंड 4 माइनस 36, और यह हमारे पास 5 आ जाएगा, -1। सो r इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 5/36। ये है 1/λb की वैल्यू। तो λb कितना होगा? इसका उल्टा है, यानी कि 36/5 r। ठीक है, ये है λb। बामर सीरीज का वेवलेंथ 36/5 और लाइमन सीरीज का वेवलेंथ है 4/3r। ओके, अब पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग लाइमन एंड बामर। तो
एल लैम्डा एल बाई लैम्डा बी करेंगे, ये रेशियो हमें निकालनी है, लैम्डा एल बाई लैम्डा बी। लैम्डा एल बाई लैम्डा बी किया तो 4/3/36/5, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर, देखो थोड़ा सजा के लिख दो, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 4 9 यानी कि 5/27 will be the correct answer. So 5/27 option A में हमारे पास है, 5/27 is the correct answer. Okay. Question number 2. A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. Fusion process किया गया है. The mass defect in fusion is 0.02866 U. The energy liberated per U is 1 U equals to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं, रिएक्शन होगा कैसे। सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन बोला है, ये हमें नहीं पूछा है कि, ये हमें नहीं बताया गया है कि कितना हाइड्रोजन मिलके ये फ्यूजन कर रहा है। अब ऑब्वियसली हीलियम बन रहा है तो दो चार हाइड्रोजन मिलके ही बनेगा, और फ्यूजन है तो मतलब 2 लाइटर न्यूक्लियाई और एक हेवियर न्यूक्लियर, मतलब इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर मैं रिएक्शन आपको समझाऊं, 1H2 प्लस 1H2 इक्वल्स टू क्या होगी, 2 हीलियम 4, ठीक है। और प्रोडक्ट यही है हमारा, प्लस कुछ एनर्जी अगर रिलीज हुई। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो दी गई है यहाँ पे डिफ्यूजन यानी कि मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम, ये कितना दिया गया है 0.02866 U, ठीक है। अब एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें निकालना है, एनर्जी पर U हमें निकालना है। तो यहाँ पे कितनी U है, देखो 1 2 3 4 4 U है। सो एनर्जी अब कैसे निकालेंगे, देखो एनर्जी, सिंपल सी एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी कि इसको अगर मैं 931 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 26.68, ठीक है। अब एनर्जी पर यू कितना आ जा रहा है, एनर्जी पर न्यूक्लियस 26.68, कितनी है 1 2 3 4 4 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा हमारे पास 6.678, ठीक है। 6.678 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियसली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 6.67, देखो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली पूछा नहीं, बताया नहीं था कि कितने हाइड्रोजन, सर्टेन मास बोला गया है, लेकिन फ्यूजन हो रही तो ये 2 मिलके 4 बन रहे हैं। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n equals to 4 to n equals to 1 in hydrogen like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from. तो देखो इसके लिए मैं एक टेबल आपको दिखा दूंगा, राइट। ये ऐसे कुछ लाइक नॉर्मली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन। पहले तो आपको ये समझो कि n equals to 4 से n equals to 1 में आ रही है, 4 से 1 में आ रही है ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1, तो ये लाइमन सीरीज का है। लाइमन सीरीज में कौन सा, सिर्फ जो हमारा बामर सीरीज होता है वो हमारे विजिबल लाइट है, बाकी सारे या तो यूवी या फिर इंफ्रारेड होती है। तो इसके लिए मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं, लेट मी शो यू द टेबल। देखो लाइमन सीरीज जो आती है हमारी, उसमें हमें अल्ट्रावायलेट शो होता है, तो यहाँ पे करेक्ट है, अल्ट्रावायलेट शो हो रही है। इंफ्रारेड कहाँ कहाँ शो हो सकती है, इंफ्रारेड इन 3 जगह पे शो हो सकती है, पाशन ब्रैकेट पी फंड में, ठीक है, या फिर फंड बोलते कहीं कहीं पे इसे। सो पाशन ब्रैकेट पी फंड ये कहाँ से कहाँ हो सकता है, या तो 4 5 6 से 3 तक, 6 7 8 कहीं से भी 4 तक, और ये 5 तक। तो इन पे बेस्ड हम अगर ऑप्शंस को देखें, और हमेशा क्या याद रखना, ये बामर सीरीज इज ओनली विजिबल टू आवर नेकेड आई, राइट। अदर में क्या निकलती, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है वो क्या है, इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रावायलेट, इस रेंज में आती है, ठीक है। अब देखो कहां पे हमारी इंफ्रारेड आ सकती है, या तो 3 पे खत्म हो, 4 पे खत्म हो, 5 पे खत्म हो। तो 3 4 5 कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इसमें है कि 4 पे खत्म हो रही है, यानी कि 5 से 4 आ रही है, 5 से 4 आ रही है। तो ये कौन सा सीरीज हो गया, ये हो गया ब्रैकेट सीरीज। ये हो गया क्या, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में आ रही है, इंफ्रारेड निकल रही है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 4 से 2 में आया,
2 में तो फिर बामर सीरीज हो गया, ये भी 2 में फिर से बामर सीरीज, यानी कि ये दोनों विजिबल रेंज में आ रहे हैं, और ये तो 1 में आ रहा है, तो ये तो फिर यूवी ही हो गया, और ये किस में आ रहा है, लाइमन में आ रहा है। ओके, समझ में आई बात? समझ में आई कि किस रेंज पे या फिर किस स्पेक्ट्रम की सीरीज में कौन से स्पेक्ट्रल रीजन हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 7,3 lithium and helium are 5.6 and 7.06 respectively. The nuclear reaction, in the nuclear reaction the value of Q released will be. तो न्यूक्लियर रिएक्शन को पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हो सकती है। 3 7 plus 4 helium will gives to twice helium 2 4 plus Q। ठीक है, अब ये जो Q वैल्यू होगी दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2 4, और इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम 3 7। ठीक है, अब हमें ये बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे, 2 4 इज 4 इंटू, सॉरी इज नॉट 4, हाँ 4 इंटू क्योंकि ऊपर 4 है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 7.6 है। सो 4 6 24, 2 7 4 28 30 और 20, यस 30.4। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 06 है ना, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 7.06 है, 7.06 है। तो 7.06 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विथ 4, हमारे पास क्या आएगी, 28.2 आ रही है। ठीक है, 28.24 मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, ये हमारे पास आई। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अगर हीलियम में देखूं, लिथियम, सॉरी हीलियम तो देख लिया हमने, लिथियम 3 7, सो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज 5.60। ये क्या आ जा रही है, 7 6 42, 2 4 7 35 प्लस 39.2। ठीक है, 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आ रही है क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस क्यूब में वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 28.24 माइनस 39.2, वैल्यूज अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सोल्यूशन आप कर ही सकते हो, बहुत आसान है, प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। 17.34 अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 17.28 समथिंग आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 17.3, विच इज ऑप्शन डी विल बी द correct answer. Okay, question number 5, hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation lambda equals to 975. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be, number of spectral lines कितनी निकलेगी, जब देखो एक हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक, एक मोनोक्रोमैटिक आई, और हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 1 में थी, इससे एक्साइटेड होके कहीं तो गई है, पता नहीं। अब लैम्डा हमें इसकी पता है, हमें ये स्टेट निकालनी है, या फिर इस तरह से बोलो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें निकालनी है, कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी फॉर्म होगी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये क्या था, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये था। तो n हमें निकालना है कि किस स्टेट में गई है, वो अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास ये वैल्यू पता चल जाएगी। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास एक और अच्छा सा फॉर्मूला है, सुंदर सा, r इक्वल्स टू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, वेयर दिस r इज रीडबर्ग कांस्टेंट।
ठीक है, अब ये N1 तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट है तो 1 होता है, N2 हमें निकालना है और वो जो N2 आएगा दैट विल बी N, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगे। अब देखो लैम्डा भी हमारे पास दिया गया है, कितनी दी गई है 975 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7, ठीक है, 10 क्या होती है 7 होती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हमें निकालनी है, सॉल्व करो। सो दिस विल कम समथिंग अराउंड 1.1, ये 10⁻7 इधर जाएगा, 10⁻3 ये ऊपर जाएगी, एंड 1.1 से मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो सॉल्व करके देखोगे तो n2 की वैल्यू जो आएगी, n2 स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी, तो n2 की वैल्यू जो आएगी वो है 4, ठीक है, n2 की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब ये n2 दैट इज इक्वल्स टू n जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 यानी कि 4 इंटू 3 दैट इज 12/2, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स वी विल गेट, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स वी विल गेट, ठीक है। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब अब कौन सी सीरीज में गई है ये भी आप पता कर सकते हो, 4th सीरीज में गई है, ठीक है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इस तरह से हम देख सकते हैं 6 स्पेक्ट्रल लाइंस वी विल गेट टू नो। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द value of Rydberg's constant is 10⁻7 per meter, the wave number of the last line of the Balmer series in the hydrogen spectrum will be, wave number पूछा है मतलब फिर से 1/λ ही पूछ लिया गया है हमसे, क्या होती है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब लास्ट लाइन ऑफ बामर कहाँ से आती है, बामर सीरीज कहाँ क्या होता है, लाइमन के बाद बामर, यानी कि n इक्वल्स टू 2 से, सो 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, 6 से आया, 7 से आया, एंड इन्फिनिटी लास्ट लाइन कब आती है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आएगी, इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 2 पे आएगी लास्ट लाइन। सो यहाँ पे 1/λ r 1/n1 तो हमारा 2 ही है, 2 की स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी की स्क्वायर है भाई, ठीक है, समझ में आ गया इक्वेशन। तो दिए टर्म पूरा हो जाएगा 0, अब बाकी सारे वैल्यूज हमें पता है तो वैल्यू निकाल देंगे 1/λ, दिस इज द वेव नंबर, ये क्या हो सकती है, या दिस इज 1/r की वैल्यू कितनी दी गई, 10⁻7 दी गई है यहाँ पे, और 1/4 माइनस 0 तो 1/4, सो दिस इज 0.25 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है, 0.25 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया गया है, अ न्यूक्लियस ऑफ यूक्रेन में बोल रहा हूँ, देख रही हो इतना वॉर चल रहा है कि मेरे दिमाग में भी यूक्रेन आ गया। यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट into nuclei of thorium and helium, right? Then the helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus, helium nucleus has more kinetic energy, helium nucleus has less momentum, helium nucleus has more momentum। तो पहली बात तो देखो, हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन या फिर मोमेंटम का रिलेशन निकालना है, तो हीलियम एंड यूरेनियम न्यूक्लियस एट रेस्ट जब कह दिया गया है, रेस्ट यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्व, यानी कि 0 होगा मोमेंटम, दोनों का, हीलियम का भी थोरियम का भी मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मोमेंटम की बात तो आएगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, ये होती है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम अगर मैं करूं, सो p²/2 मास ऑफ थोरियम बाय p²/2 मास ऑफ हीलियम, ये होती है। अब p तो कंजर्व है ना, कुछ है नहीं, दोनों के केस में सेम है, थोरियम में भी इसमें भी, तो ये हमारा कैंसिल कर दो, ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो क्या आएगी, ट्वाइस 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मास ऑफ हीलियम बाय मास ऑफ थोरियम। सो काइनेटिक एनर्जी kT/kh, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम के लिए He लिख देते हैं ना,
will be mass of helium by mass of thorium. अब देखो ये है हमारा रिलेशन, ये है हमारा रेशियो। इसमें से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, थोरियम की मास जो है वो हीलियम के मास से ज्यादा है, ठीक है। थोरियम की मास जो है हीलियम के मास से ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ थोरियम, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हीलियम। तो अगर हीलियम की मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, हीलियम nucleus has more kinetic energy than thorium, so option B will be the correct answer. ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, इट एमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। सॉरी, व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1/λ r इंटू ये क्या होती है, अगर लैम्डा होगा कब, जब थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट को जंप करेगी, मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो क्या हो सकता है यहाँ पे r 1/4 माइनस 1/9। So again we will get something around 9 4 is 32, so 32 और यहाँ पे 9 4 minus 9 यानी कि 5/32r, ठीक है, 5/32r ये हमारे पास आया। 9 4 is 36 होती है, देखो ये देखो छोटा छोटा मिस्टेक कैसे हो सकते हैं। 9 4 is 36, 5/36r ये हो रही है क्या, जब 1/λ इक्वल्स टू 5/36r, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, लैम्डा डैश। सो लैम्डा डैश ये कब हो रहा है, ये हमें निकालनी है, लैम्डा डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, और इस केस में क्या है, फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, सो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1/9 माइनस 1/16। सो 16 और 9 इसकी वैल्यू जाएगी, दैट इज 7r/144, ओके, 7r/144। सो 1/λ डैश इक्वल्स टू 7r/144। अब दोनों का रेशियो कर दो, सो हियर लैम्डा डैश इज 144/7r और हियर लैम्डा इज 36/5r, ठीक है। अब अगर इसकी रेशियो को निकाले, दैट इज लैम्डा डैश बाय लैम्डा, सो दिस इज 144/7r, ओके, इनटू और बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ऊपर से नीचे से ऊपर यानी कि 5r/36, ठीक है। r विल कैंसिल आउट, ठीक है, और क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे देख लो 60, 36 और 144 भी कैंसिल आउट होगा, और तो हमारे लैम्डा डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 144 इंटू 5/7 इंटू 36 लैम्डा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दैट इज दिस इज 4, 36 इंटू 4 ये 40, हाँ 4, 20/7 लैम्डा, ठीक है। ये इसको किस तरह से कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 5 20/7, सो 7 लैम्डा डैश विल बी 20/7 लैम्डा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में जो दिया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।